कॉलेज में पहुंचता था, सब लोग यही कहते थे कोई भी समस्या हो तो विद्रोही भैया आएंगे, सॉल्व हो जाएगा। चौरी चौरा में 10 दिनों तक आंदोलन किया था, 2 दिन तक आवरण अनशन किया था। लिखा है कि छात्र नौजवानों की कोई पार्टी, कोई नहीं दल नहीं होता है, लेकिन जो देश और प्रदेश छात्र नौजवान किसानों के हित के बारे में सोचता है वही उसकी पार्टी, वही उसका नेता है। उस समय मुझे देखा कि माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और छात्र नौजवान किसानों के बारे में लगातार काम कर रहे थे। उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और सोच है कि उस समय मजबूरियां बन जाती हैं कि अब मान लीजिए पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कोई पार्टी छोड़ के आता है तो वहाँ हम एडजस्ट करना पड़ता है हमको। भारतीय जनता पार्टी तो ही खुद विधायकों को खरीद फरोख्त करने काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है हमारे पार्टी के विधायक को लेने की। भारतीय जनता पे घूम रहा है, आए दिनों हत्या बलात्कार लूट मची हुई है। आप रोज गोरखपुर में देखिए, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज छिनैती हो रही हैं, अत्याचार बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, किसान बेहाल और परेशान है। पहुँचेंगे तो देश और यात्रियों को लूटने का ही तो काम किया जा रहा है। मोदी जी ब्रांडिंग करके सिर्फ देश से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। मेरे पार्टी से ही एक कैंडिडेट मेरा बगावत करके चुनाव लड़े, लिहाजा उससे मेरा नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी जनता खुद याद कर रही है कि दयानंद विद्रोही के रहते हुए जितना काम हुआ, आज 2 साल बीतने जाए एक रोड नहीं बनाने का लोग काम कर पा रहे हैं। पिताजी हमेशा मेरा राजनीति के जाने में विरोध उन्होंने किया है। गड्ढा मुक्त कहाँ है, कागज में गड्ढा मुक्त हो रहा है। की हालत क्या है, वो मुफ्त का 5 किलो राशन देकर आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम लोग अपने काम का प्रचार नहीं कर पाए, हम अपनी बातों को नहीं बता पाए। भारतीय जनता पार्टी ने ढिढोरा पीट करके गुमराह कर दिया है लोगों को। 5 फरवरी सन 1922 भारत की राजनीति में एक ऐसी घटना घटती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा में। 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जलाकर फूंक दिया जाता है और इस घटना के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थोड़े चिंतित और व्यथित होते हैं और अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। आपको लग रहा होगा अचानक से मैं इतिहास के पन्नों को आपके सामने क्यों पलट रहा हूँ। तो मित्रों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम में आज जनमुद्दा की टीम पहुंची है उसी चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती पर, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं चौरी चौरा विधानसभा के नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। जी हाँ, वही समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल है। उसी समाजवादी पार्टी के चौरी चौरा विधानसभा के इस समय अध्यक्ष और वार्ड नंबर 62 के पूर्व जिला पंचायत सदस्य दयानंद विद्रोही जी। बहुत स्वागत है विद्रोही जी आपका संवाद कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही बनता है कि जब कोई व्यक्ति अपने नाम का परिचय देता है तो वह अपने साथ एक टाइटल का यूज करता है जिसे अधिकतर उसे उसके पीछे जाति वाली टाइटल लगी होती है। दयानंद के साथ विद्रोही कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, क्यों जुड़ा? ये वाकया 2004 का है, जब मैं बीए सेकेंड ईयर में जेबी महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा में पढ़ रहा था। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार और छात्रों की समस्याओं को लेकर मैं निरंतर संघर्ष किया। एक छात्रों के साथ मैं बहुत लंबे दिनों तक महाविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं से एक विद्रोह जो मैं शुरू किया, छात्रों और नौजवानों ने वो जो मेरे विद्रोह का, जो मेरे कार्यों को देख करके उन लोगों ने मेरा एक नाम विद्रोही रख दिया। जैसे मैं कॉलेज में पहुंचता था, सब लोग यही कहते थे कोई भी समस्या हो तो विद्रोही भैया आएंगे, सॉल्व हो जाएगा। और वही का परिणाम रहा कि मेरे संघर्ष को देखते हुए मुझे जो 2004 में जेबी महाजन डिग्री कॉलेज से निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया। सभी छात्र छात्राओं ने निर्विरोध मेरा चुनाव किया। अन्य पदों पर चुनाव हुआ, मेरे पर किसी ने भी एक सिंगल पर्चा नहीं दाखिल किया। मेरा सिंगल पर्चा था और मैं 2004 में छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। वहीं से मेरा नाम दयानंद विद्रोही पड़ गया। आप LLB तक की शिक्षा हासिल करते हैं,
उसके बाद आपके जीवन में एक लक्ष्य मिलता है कि आप चाहें तो आप वकालत की तरफ जा सकते थे, आप चाहें तो आप न्यायिक सेवा की तरफ जा सकते थे। कैसे क्या जो छात्र राजनीति में एक लोगों को लीड करने का, नेतृत्व करने का जो भूमिका आपको दिया गया, उसी भूमिका को आपने आत्मसात कर लिया या आप कुछ और भी बनना चाहते थे? नहीं, मैं तो बीए सेकेंड ईयर तक कहीं कोई मेरा दूर दूर तक राजनीति से कोई संबंध नहीं था। लेकिन जब मैं देखा कि छात्रों का शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, समाज में लूट खसोट मचा हुआ है, अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, मुझे अचानक ऐसी एक पीड़ा मिली कि मैं छात्रों की लड़ाई लड़ने लगा। निरंतर मैंने चौरी चौरा में 10 दिनों तक आंदोलन किया था, 2 दिन तक आमरण अनशन किया था। वो अचानक जब छात्रों की समस्याओं को देख करके मैं सोचा कि अभी छात्र इतने पीड़ित हैं विद्यालय के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा, उसके मुझे वही प्रेरणा आई और मैं वही राजनीति के तरफ कदम अपना बढ़ाया और वहीं से मैं छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। फिर उसी समय 2005 से ही या 4 की कह लीजिए, मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था और तब से आज तक मैं समाजवादी पार्टी को निरंतर कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मुझे देखने को मिला कि छात्रों के, नौजवानों की, किसानों की समस्याओं को अगर कोई सुन सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। आप एक भी चीज़ जाइए, जो भी छात्र राजनीति शास्त्र पढ़ते होंगे, वो बीए सेकेंड ईयर में पेज मुझे याद नहीं, लेकिन लिखा है कि छात्र नौजवानों की कोई पार्टी, कोई नहीं दल नहीं होता है, लेकिन जो देश और प्रदेश, छात्र, नौजवान, किसानों के हित के बारे में सोचता है, वही उसकी पार्टी है, वही उसका नेता है। उस समय मुझे देखा कि माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और छात्र, नौजवान, किसानों के बारे में लगातार काम कर रहे थे। उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और आज तक मैं समाजवादी पार्टी में बन करके लोगों की समस्याओं का निवारण करता हूं और जो मुझसे बनता है उनकी सेवा करने का काम करता हूं। आपने जिक्र कर ही दिया तो मेरा यह प्रश्न, समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा का चुनाव सामने है। अभी आपको हाल फिलहाल में ही चौरी चौरा विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया और संगठनात्मक रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। क्या ऐसा हो जाता है कि जब टिकट देने की बारी आती है, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो, आप एक कार्यकर्ता की दृष्टि से बताइएगा, तो उस समय कोई एक हवाई प्रत्याशी मैदान में उतार दिया जाता है और जब संगठन को मजबूत करने की बात आती है तब जमीनी स्तर के नेताओं को ढूंढा जाता है। क्या टिकट मिलने के समय भी ऐसे जमीनी नेताओं से कुछ राय शुमारी की जाती है? देखिए, ज़रूर की जाती है। संगठन, पार्टी का संगठन का काम अलग होता है और चुनाव लड़ना, विधायक बनना अलग चीज़ होता है। संगठन अपना निरंतर कार्य करता है। हम संगठन में बहुत दिनों से हैं। मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला सचिव भी रह चुका हूं, मैं जिले का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं, तमाम विधानसभाओं का मैं प्रभारी भी रह चुका हूं। समाजवादी पार्टी के लगभग 6-7 जिलाध्यक्षों के साथ मैंने काम कर चुका है। मुझे जानकारी इस बात की है, संगठन का अपना काम होता है निरंतर पार्टी को मजबूत करना। चुनाव का समय उस समय होता है, चुनाव में बड़ी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, कभी गठबंधन होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला लेना होता है। प्रदेश इतना लंबा है और कहीं न कहीं किसी बात पर मिस्टेक हो भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कार्यकर्ताओं के प्रति सोचते हैं, लेकिन चुनाव ही ऐसा है कि जाति समीकरण देखना होता है, किसको कहाँ लड़ाना होता है, तमाम ऑप्शन होते हैं। तो टिकट देने नेता हमेशा कहते हैं कि टिकट देते समय कभी कभी अपने कार्यकर्ताओं की उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो ये है, हर पार्टी में होता है कि टिकट देते समय तमाम जाति संतुलन, अन्य पार्टियों को एडजस्ट करने में ऐसी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, नई देश के अंदर वो ईवीएम से लेके तमाम प्रकरण इसमें आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहे हैं। उस हिसाब से उन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छा प्रतिशत वोट पाए हैं। मामूली वोटों से हमारे तमाम विधायक हार गए और उस त्रुटियों को हम लोग दूर करते हुए अभी गोरखपुर जनपद का 15 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलाया था। हम सब बूथ स्तर तक जाएंगे और जो भी कमियां रहे उसको दुरुस्त करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ा मुकाबला से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपने अभी विधायक की बात की, मुझे कल ही की एक घटना याद आ रही है। दारा सिंह चौहान स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होते हैं।
लेकिन कल की यह घटना है, जब हम यह इंटरव्यू शूट कर रहे हैं उसके एक दिन पहले की, कि दारा सिंह चौहान ने अपना विधानसभा से भी इस्तीफ़ा दे दिया है और इसके साथ ही साथ वे अमित शाह से मिले हैं। आखिर मैं कार्यकर्ताओं की जो बात कह रहा था, आपसे इसी पे कह रहा था विद्रोही जी, कि क्यों जिलाध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा नेता मेरे साथ चलने वाला है और कौन सा नेता समय के साथ बदलने वाला है। दारा सिंह चौहान जी कभी हमारे पार्टी के कैडर नहीं रहे हैं। पहले वो बसपा में थे, फिर भाजपा में गए। मैं कहा ना, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वो उन तमाम विधायकों ने उस समय भी मंत्री पद और विधायक छोड़ करके हमारे दल में ज्वाइन किया था। उस समय हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का है। पार्टी लाइन से मैं हट के बाद में अपना निजी बयान दे रहा हूँ, इससे पार्टी का कोई वो नहीं है, पार्टी इस पर अपना बयान जारी करेगी। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है कि उस समय मजबूरियाँ बन जाती हैं कि अब मान लीजिए पूर्व मंत्री, और पूर्व विधायक कोई पार्टी छोड़ के आता है तो वहाँ हम एडजस्ट करना पड़ता है हमको। लेकिन जो इस चरित्र के ही लोग हैं, उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं। कल मेरी सरकार बनेंगी, वो फिर मेरे यहाँ वापस भी आ सकते हैं। तो यही तो प्रश्न है जनता का, कि फिर जब आपकी सरकार बनेगी फिर वह वापस आएंगे, तो फिर आप लोग ऐसे लोगों को जब बार बार गले लगाएंगे तो ऐसे लोगों का तो मनोबल बढ़ेगा, और इसकी बजाय एक कार्यकर्ता जो अपने पसीने से अपनी पार्टी को सींच रहा है, उसका मनोबल तो कहीं ना कहीं टूटेगा ना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहीं मनोबल नहीं टूटने वाला है। हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी तो ही खुद विधायकों को खरीद फरोख्त करने काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को क्या ज़रूरत है हमारे पार्टी के विधायक को लेने की? भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र रहा है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप अन्य और जगह देख लीजिए, हमेशा निरंतर विधायकों को तोड़ने का काम करती है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, तो ये तो काम भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है कि जो ऐसे लोग हैं उनको तोड़ करके और बदनाम करने का काम करती है, पार्टी अपने मिलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को आज क्या ज़रूरत है? लेकिन कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि मजबूत नेता हैं, तो वो अपना 2024 की गोटी बिछाने के लिए हो सकता है दारा सिंह चौहान को अपने में लिया होगा। गोरखपुर जनपद की बहुचर्चित सीट है बांसगांव लोकसभा। 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं माननीय सांसद कमलेश पासवान। जनता नाराज भी रहती है, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि मुख्य विपक्षी दल बार बार प्रत्याशी बदल देते हैं और उनको हैट्रिक पे हैट्रिक लगाने का मौका देते रहते हैं? क्या तैयारी है, क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? बांसगांव में समाजवादी पार्टी से सुबावती पासवान भी जीती हैं। बांसगांव से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो माननीय स्वर्गीय महावीर प्रसाद भी चुनाव जीते हैं। एक बार हम समाजवादी पार्टी 2014 में हारे। 2019 का चुनाव चूँकि गठबंधन में था, ये बहुजन समाज पार्टी के खाते में चला गया था। उस समय टिकट का इशू उसमें भी हुआ, कुछ कार्यकर्ता नाराज़ हुए, तो यहाँ से श्री कमलेश पासवान जी जीत गए। लेकिन इस बार कमलेश पासवान जी जीतने वाले नहीं हैं। इस बार लोकसभा बांसगांव से समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किस मुद्दे पे आप घेरने जा रहे हैं? मुद्दा आप देख लीजिए, महंगाई, लाइन ऑर्डर, तमाम मुद्दा ऐसा है। आज कितनी महंगाई बढ़ गई है, गरीब किसान कहाँ है, छात्र नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, या आरक्षण खत्म करने की साजिश चल रही है। पूरा देश का युवा वर्ग जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते कहीं कोई कल्याण नहीं है, कहीं आप नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौजवान पढ़ लिख करके रोड पे घूम रहा है, आए दिनों हत्या, बलात्कार, लूट मची हुई है। आप रोज़ गोरखपुर में देखिए, रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ छिनैती हो रही हैं, अत्याचार बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, किसान बेहाल और परेशान है। सूखा का मौसम है, बारिश नहीं हो रही है, बिजली का कितना रेट बढ़ गया, किसान आप देख रहे होंगे, किसान की सारी फसलें चौपट हो रही हैं। इन लिहाजा से अब सब लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ निगाह देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों का ट्यूबवेल का फ्री कर दिया था, कि आप नहरों का पानी फ्री कर दिया था किसानों के लिए, खाद यूरिया का दाम घटाया था, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पढ़ाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया था। आज सभी नौजवान किसान
और गरीब तबका वही देख रहा है कि जो 2012 में अखिलेश यादव जो 12 से 17 तक किए थे, उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे और देश के अंदर समाजवादी विचारधारा की सरकार बनाने का काम करेंगे। गोरखपुर जनपद, विशेषकर से गोरखपुर शहर, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, इसके लिए बहुत चर्चित रहता है। फिलहाल पिछले दिनों में वंदे भारत ट्रेन मोदी जी ने गोरखपुर को दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने तो कहा था कि मैं हाई स्पीड ट्रेन दूंगा। आज क्या हुआ? जो ट्रेन से यात्री 135-150 रुपये में 5 घंटे में लखनऊ की यात्रा करता था, आज उसी उतने ही समय में 800-900 रुपये में यात्रा करता है। तो दिखा करके जनता को लूटने का ही तो काम किया जा रहा है। क्या कर केवल उसको सजा करके वो कहे थे कि 400 प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी, या लोगों ने सोचा कि ये वंदे मातरम में बैठेंगे 2 घंटा में लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो आप बताइए क्या जनता को मिला? हम 150 रुपये में 5 घंटा में पहुँच रहे हैं और 800 रुपया दे करके 1100 रुपया दे करके हम 4.5 घंटा में लखनऊ पहुँचेंगे। तो देश और यात्रियों को लूटने का ही तो काम किया जा रहा है। मोदी जी ब्रांडिंग करके सिर्फ देश से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। अब हम इस बात को आपके व्यक्तित्व को एक तरफ लेके चलते हैं। जिला पंचायत चुनाव होता है, उसमें एक महाविद्यालय के एक अध्यापक लगते हैं और एक बड़ा नाम दयानंद विद्रोही, जैसा कि आपने बोला, छात्रों से लेके किसानों तक की लड़ाई लड़ने वाले को बिना किसी के अंदाज लगाए ही आपको पटखनी दे देते हैं। कहाँ चूक हो गई? देखिए, ज़िला पंचायत का चुनाव है, जीत हार लगी रहे। मैंने भी उनको एक बार हराया था। चूँकि मेरे पार्टी से ही एक कैंडिडेट मेरा बगावत करके चुनाव लड़े, लिहाजा उससे मेरा नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी के बैनर तले एक अन्य कैंडिडेट चुनाव लड़ गया, उससे मेरा नुकसान हुआ। फिलहाल पंचायत चुनाव हार जीत का लगा रहता है। पंचायत चुनाव में बहुत लोगों की आशाएं रहती हैं, सबकी आशाओं को हम पूरा नहीं कर सकते। फिलहाल तब भी मुझसे जितना हो सका मैंने बहुत अधिक काम अपने क्षेत्र में कराने का काम किया। आज उसके सापेक्ष जनता खुद याद कर रही है कि दयानंद विद्रोही के रहते हुए जितना काम हुआ, आज 2 साल बीतने जाए, एक रोड नहीं बनाने का लोग काम कर पा रहे हैं। हम सदन में बोल्डली अपनी बात को रखते थे। जो हमारे ज़िला पंचायत के अध्यक्ष श्री मनोरंजन यादव जी की पत्नी यहाँ से थी, चूँकि मनोरंजन यादव यहाँ चुनाव लड़ना था, उनका निजी क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए तमाम विकास का काम हमने कराया है। 10 करोड़ का हमने काम कराया है यहाँ अपने वार्ड में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़िला पंचायत सदस्य बेहाल हैं, लोग 1 साल में 1 रोड नहीं बना पा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव में जनता को लगा होगा कि हो सकता है इससे बेटर, चूँकि वो हमसे पहले पंचायत चुनाव में 2-3 चुनाव हार चुके थे, तो एक जनता में सहानुभूति भी आ जाती है। क्योंकि उनका टिकट भी कट गया था भारतीय जनता पार्टी से, उनकी एक सहानुभूति की बात आ गई। और दूसरा चीज़ हो गया कि मेरे पार्टी से किसी ने मेरा बगावत करके चुनाव लड़ गया, लिहाजा उससे उनको फ़ायदा हुआ। जब कोई लड़का अपने घर परिवार में यह बात करता है कि अब मुझे राजनीति को एज ए पेशेवर चुनना है, आप छात्र राजनीति से जब आपके घर पर पता चला, आपके पिता को, आपके माताजी को और आपके जो अभिभावकों को, तो उनसे जब आपकी मंत्रणा हुई, उन्होंने क्या कहा कि बेटा राजनीति को जारी रखो, या उनकी क्या विचार थे आपके राजनीति में प्रवेश को लेकर? क्योंकि मैं पिताजी के साथ ही गोरखपुर रह के पढ़ता था, पिताजी हमेशा मेरा राजनीति के जाने में विरोध उन्होंने किया। मेरी राजनीति में मेरी स्वर्गीय माता जी हमेशा मुझे प्रेरणा देती थी कि ठीक है, मेरा लड़का समाज सेवा में रह के समाज की भलाई करे और ईमानदारी से काम करे। पिताजी तो हमेशा हमको चाहते थे कि मैं नौकरी में जाऊं, चूँकि वो हमारे पिताजी गोरखपुर रेल में नौकरी करते थे। हमारी कक्षा 6 से इंटर तक MP इंटर कॉलेज में मैं उनके साथ रह करके ही पढ़ा था। उसके बाद मैं BA फर्स्ट ईयर में चौरी चौरा एडमिशन कराया। लेकिन पिताजी का हमेशा वो रहता था कि मैं नौकरी के क्षेत्र में जाऊं। लेकिन अचानक ऐसी घटनाएं घटती हैं महाविद्यालय के अंदर कि मुझे ये भी खुद नहीं पता था कि मैं राजनीति के क्षेत्र में जाऊंगा। और लेकिन मेरी माताजी का बहुत मुझे सपोर्ट मिलता था और मैं उनकी प्रेरणा से और उनके प्रयास से मैं राजनीति में आ गया। अब दयानंद विद्रोही का अपने समाज को लेकर, अपने विधानसभा को लेकर, अपने विधानसभा के जनता जनार्दन को लेकर क्या सोच है? उनके मन में कौन से सपने हैं जो चौरी चौरा विधानसभा में अगर इन कार्यों को कर लिया जाए तो चौरी चौरा विधानसभा एक बार फिर से
अपने फलक को पा पाएगी और अपने चमक को बिखेर पाएगी? आपके निगाह में, आपकी दृष्टि में ऐसे कौन से मुख्य कुछ कार्य हैं? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं। हम पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर श्री जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही अहम जिम्मेदारी आपको देता हूँ। चौरी चौरा हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है। विगत कई चुनाव हम हार रहे हैं। इसके लिहाजा से मैं पूरे विधानसभा को 9 जोन में बांटने का काम किया हूँ। 9 जोन में बांटकर और 37 सेक्टरों में बांट के सीनियर अच्छे नेताओं को मैंने एक जोन का प्रभारी बनाया है। मैं बूथ स्तर तक जाऊंगा, जितने बूथ हम जीते हैं और कितने बूथ हम हारे हैं, जौन सा बूथ हम हारे हैं, किस परिस्थिति में मैं हारा हूं, क्या वहां जाति समीकरण है, उस गांव को हम उस बूथ को मैं कैसे जीतूंगा, इस पर मैं काम कर रहा हूं। और कौन से नेता के लगाने से क्या वजह है कि हम वो बूथ हार रहे हैं, वो बूथ हम जीतेंगे। एक लोगों से मिलेंगे, अपने बूथ पदाधिकारियों से मिलेंगे, वहाँ के वरिष्ठ सीनियर लोगों से मिल करके इस बार आप देखिएगा कि 2024 के बाद पुनः आप हमारा इंटरव्यू लीजिएगा। हम इस लोकसभा में अपना विधानसभा जिता करके और चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव भी जिता करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के झोली में डालने का काम करेंगे। यह आपने संगठनात्मक बात बताया। मैं कह रहा हूँ चौरी चौरा में और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसे कौन से कार्य कर लिए जाएं जो चौरी चौरा के लिए नितांत आवश्यक हैं? आप गजपुर से आ रहे होंगे, आप स्वयं अपने आँख से देखिए कि 2017 से ये रोड टूटा हुआ। गोबडौर चौराहा से थुन्नी टमठा मार्ग बेहद खराब है, गड्ढों में तब्दील हो चुका है। जनता परेशान है, एक बारिश हो जाने पर गाड़ी नहीं चल पा रही है। इतना निहतांत होने के बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि शून्य बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त है। एक बार आप हमारे साथ चल के भी वीडियो बना सकते हैं, तमाम बार पेपर में निकल चुका, लेकिन कोई नेता सुध ही लेने वाला नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति है जिसका कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही नहीं, ऐसे हमारे विधानसभा में 10-15 रोड हैं जो बहुत ज़रूरी है। ये बढ़लगंज से, बनारस से लोग देवरिया जाने वाले इसी रास्ते से जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा ट्रक पलट गया था, गाड़ियाँ गिर जा रहे हैं, लोग घायल चोटिल हो जा रहे हैं। ये हालात है। गड्ढा मुक्त कहाँ है? कागज़ में गड्ढा मुक्त हो रहा है। आप देख लीजिए कहीं हालत क्या है रोड का। एक बेहतर समाज, हमारे चैनल का मोटो होता है कि समाज बेहतर होना चाहिए, समाज में अच्छाई का प्रसार हो। इसको लेकर हम व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हस्तियों से इंटरव्यू करते हैं, जिस कड़ी में आज आप हमसे बात कर रहे हैं। आपकी दृष्टि में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज तभी बन सकता है जब सबका विकास हो। छात्र, नौजवान, किसान, महिलाएं सभी सुरक्षित हों, सब लोग एक दूसरे का प्रति प्यार की भाषा से करना, सबका विकास हो, सबका उत्थान हो। जो समाज का निचले पायदान का व्यक्ति हो, जब वो सुखी हो जाएगा तभी देश और प्रदेश सुखी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में ये संभव नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। शिक्षा की हालत क्या है? वो मुफ्त का 5 किलो राशन देकर आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप 5 किलो राशन खा के ऊपर अपना अधिकार आप न जान पाएँ। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्यों कहा कि ये रानी का बेटा और महारानी और ये मेहतरानी का बेटा कैसे बराबरी कर सकता है? आज समाज का वही व्यक्ति है कि आज उनको 5 किलो राशन दे करके वहीं छोड़ा जा रहा है। उनके आरक्षण पर, उनके नौकरियों पर कुठाराघात किया जा रहा है। जो बड़े बड़े लोग पूंजीपति हैं वो मालामाल हो रहे हैं और छोटे व्यापारी कंगाल हो रहे हैं। कैसे समाज बराबरी कर सकता है? समाजवादी पार्टी को लेकर बस एक समस्या बहुत बड़ी आती है। समाजवादी पार्टी की जब स्थापना की गई माननीय मुलायम सिंह यादव के द्वारा, 1992 में पार्टी बनती है, 1993 में विधानसभा में वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेती है। तो उस समय जो सबसे बड़ी ताकत थी समाजवादी पार्टी की, पिछड़ा वर्ग। आज क्या कारण है कि यादवों को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग का साथ समाजवादी पार्टियों को नहीं मिल पा रहा है, या समाजवादी पार्टी अन्य पिछड़े वर्गों को अपने तरफ कैसे आकर्षित करे? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम लोग अपने काम का प्रचार नहीं कर पाए।
हम अपनी बातों को नहीं बता पाए। भारतीय जनता पार्टी ने ढिढोरा पीट करके गुमराह कर दिया है लोगों को, गुमराह करके उन्होंने बदनाम करने का काम किया। अभी मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला कि 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए थे। आप बताइए, आप एक बार 46 कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं 56 हो गया, ये कहाँ था? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप दिखाइए कहीं कोई ऐसा प्रूफ दिखाइए, कोई एविडेंस दिखाइए, उन्होंने नहीं दिखा पाया। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए गुमराह करके लोगों को कहा कि आपके हक को यादव छीन रहे हैं, उनको बरगला दिया है। अब वो लोग समझ गए हैं कि नहीं, कहीं कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर बलगलाने का काम किया है, पिछड़ों को वोट लेने का काम किया है। आप देखिए, पिछड़ों का वोट लेकर के वो सरकार बनाती है और पिछड़ों के साथ कितना अन्याय कर रही है। आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटियों की भर्ती में देख लीजिए, एडमिशन में देख लीजिए, क्या हालात बने हुए हैं। आपने जन मुद्दा द जीरो मीडिया से अपने बहुमूल्य समय में से निकाल कर बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आप वित्त सभा अध्यक्ष दयानंद विद्रोही जी से संवाद कार्यक्रम में अजय पटेल वाग्मी की बातचीत, आपको यह बातचीत कैसी लगी? आप इस चर्चा में जितने भी मुद्दे उठाए गए, उन मुद्दों पर आप अपने कौन से विचार रखते हैं? अगर आप चौरी चौरा विधानसभा के आसपास के निवासी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी सड़कें अपने दुर्व्यवस्था को देख रही हैं, कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिन पर कार्य करना अति आवश्यक हो चुका है। आप उनके तस्वीरें भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। बने रहिए जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद।